नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वच्छ दुनिया स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने आपके साथ एक संकल्प लिया है कि हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों में, जिनमें बहुतायत रूप से साहित्यिक कार्यक्रम, कभी हम काव्य गोष्ठी, कभी हम एकल साक्षात्कार, कभी हम एकल काव्य पाठ, कभी हम साहित्य जो मनीषी हैं हमारे शहर के, हमारे बीच के, हमारे देश के, उनके माध्यम से बहुत सारी जो प्रबुद्ध जन हैं उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप हमसे बहुत कुछ जान सकें, हमारे बारे में बहुत कुछ जो कहीं अनकहीं बातें हैं उनको पता कर सकें। और हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नया लिखना चाहते हैं, नया पढ़ना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं। तो ऐसी भी जिनके अंदर जिज्ञासा है, वो जो हमारे अतिथिगण हैं जो स्वच्छ दुनिया स्टूडियो में आए हुए हैं और आते रहते हैं, उनसे कुछ सीख भी सकें। क्योंकि कहा गया है कि उंगली पकड़ के किसी से कुछ सीखना शुरू, वह शख्स उसी वक्त बना स्वयं ही गुरु। तो आज जिस कार्यक्रम को हम आपके समक्ष लेके आए हैं, उस कार्यक्रम का नाम सिटी प्राइड। सिटी प्राइड कार्यक्रम के अंतर्गत बंधुओं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे नगर में, हमारे आसपास बहुत सारी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, साहित्यिक संस्थाएं चल रही हैं, जिनकी गतिविधियाँ लगातार हो रही हैं, पर कई बार हम उनके बारे में नहीं जान पाते, जबकि उनका काम बहुत बड़ा होता है। तो मैं ऐसी ही एक साहित्यिक गतिविधियों और सामाजिक गतिविधियों में रत एक संस्था, जो नगर की अग्रणी संस्था है, जिसका नाम श्री सत्य संदेश एक संकल्प, ये पंजीकृत संस्था है। और इसको जो कानपुर विभाग है, इसका हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर कुसुम सिंह अविचल जी। मैं डॉक्टर कुसुम सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने स्टूडियो में। बताना चाहता हूँ कि रतनलाल नगर निवासी डॉक्टर कुसुम सिंह जी विद्या वाचस्पति और विद्या सागर दोनों ही उपाधियों से विभूषित हैं, और अब तक बहुत सारे अलंकरण, सम्मान, डिग्री, क्योंकि आप डिग्रियों से भी बने, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने स्टूडियो में। आप PNB से रिटायर्ड हैं और लगातार साहित्य की सेवा में लगी हुई हैं। विभिन्न विधाओं में आपका काम है, कई सारी आपकी पुस्तकें आ चुकी हैं। इसके बावजूद आप एक संस्था, ये जो मैंने आपको बताया, श्री सत्य संदेश एक संकल्प, इस संस्था की संचालिका भी है। कोरोना काल में मित्रों, जब हम अपने घरों में बैठ गए थे, तब डॉक्टर कुसुम सिंह जी ने इस संस्था की जो गतिविधियां हैं इसको ऑनलाइन संचालित करी, और आज यह संस्था देश भर में बहुत ही अच्छी तरीके से संचालित हो रही है। आइए, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस स्टूडियो में, और जानना चाहते हैं कि ये जो संस्था है, इसका जो परिकल्पना है वो क्या है, किस तरीके से संचालित करें। लेकिन इससे भी पहले मैं आपका परिचय, आपका जो संक्षिप्त परिचय है, मैं उसको अपने दर्शकों के समक्ष रखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो परिचय अगर आप अपने मुँह से दें तो उनको होना चाहिए। बहुत आभार राजीव मिश्रा जी, स्वैच्छिक दुनिया फाउंडेशन के आप संस्थापक हैं। आज आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाकर जो ये वार्ता के लिए मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और आपकी संस्था के लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और परिचय की बात है तो मैं कानपुर से ही हूँ, और मेरा जन्म भी कानपुर में हुआ। कानपुर मेरी जन्मभूमि रही, मेरी कर्मभूमि रही, और आज भी मैं कानपुर में ही हूँ, और मेरी शिक्षा भी कानपुर में हुई है। और मेरा जो अपना प्रोफेशनल लाइफ है, जो मैंने अपनी शिक्षा के बाद जो मैंने अपना बैंकिंग सेक्टर में बैंक से सेवानिवृत्त हूँ, तो वो भी मेरा कानपुर में ही मैंने उसकी परीक्षा दी थी। यद्यपि पहली पोस्टिंग मुझे लखनऊ मिली थी, और इसके बाद फिर मैंने कानपुर में अपना ट्रांसफ़र करवाया, क्योंकि मेरा पूरा परिवार कानपुर में ही था। तो इस तरह कानपुर में ही मेरा पूरा जीवन अधिकतर बीता है। बस ये बैंकिंग सेवा के दौरान कभी कभी ट्रांसफ़र्स, प्रमोशंस होते रहते हैं, तो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो फॉर द टाइम भी हमारा ट्रांसफ़र होता रहा है इधर उधर। लेकिन अल्टीमेटली मेरा रिटायरमेंट कानपुर से ही हुआ है, और रिटायरमेंट के बाद मैंने अपना कर्म क्षेत्र, चूँकि पूरे जीवन भर जो क्रियाशील रहता है, तो निष्क्रिय रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो विद्यार्थी जीवन रहा, तो उसमें भी पूरा समर्पण के साथ शिक्षा वगैरह ली,
और फिर इसके बाद अपने एक जीवन का एक लक्ष्य बनाया कि मुझे अपना कैरियर बनाना है, शिक्षा को यूँ ही बंद नहीं कर देना है। तो प्रतियोगी परीक्षाएं दे दे करके देती रही, हर विभाग में प्रशासनिक का उनमें भी देती रही, प्रशासनिक सेवा की परीक्षाएं भी देती रही, बैंकिंग सेक्टर की देती रही, और LIC है, HAL है, बहुत सभी विभाग में देती रही। अल्टीमेटली मेरा बैंकिंग का चुना मैंने, और उसके बाद मैं रिटायरमेंट के पश्चात मैंने साहित्य का क्षेत्र, क्योंकि मुझे साहित्य से एक अभिरुचि थी, एक मेरे अंतर्मन में साहित्य और हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि थी। तो उसके बाद मैंने साहित्य को अपना क्षेत्र बनाया, और आज भी मैं साहित्यिक क्षेत्र में सामाजिक शैक्षिक गोष्ठियाँ संगोष्ठियाँ होती रहती हैं। बहुत बहुत एक्टिव हैं आप। तो मैं उस महाविद्यालय का जरूर नाम जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि क्या होता है जब छात्र पढ़ रहे होते हैं तब नहीं मालूम होता कि आज का ये जो पौधा है, जो बीज है, कल का बहुत बड़ा बरगद बनेगा। तो निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को और उस कॉलेज के छात्रों को बहुत खुशी होगी जहाँ से आप जैसी विदुषी महिला थी। मेरी प्राथमिक शिक्षा तो सरदार पटेल विद्यालय से हुई। पिताजी ने बचपन में थोड़ा जल्दी से डाल दिया था, क्योंकि कुछ बच्चे जैसे इंक्विजिट माइंड के होते हैं, बहुत क्यों कहाँ क्या पूछते हैं, तो इस तरह था। तो मेरे पिताजी ने करीब वही 2.5-3 साल की उम्र में ही डाल दिया था मुझे। तो सबसे पहले बिल्कुल एक जैसे अब आज वो जो प्ले ग्रुप होता है, उस समय भी ऐसे ही नर्सरी से भी प्री हुआ करता था। तो सबसे पहले हंसाएं स्कूल जो आज इस समय पी रोड में है, तो पिताजी ने वहीं पे डाल दिया था। 1 वर्ष मैंने वहीं पे पढ़ा। इसके बाद फिर पिताजी ने गोविंदनगर में मकान बनवा लिया, तो यहाँ पर सरदार पटेल विद्यालय में बिल्कुल फर्स्ट सेकेंड वगैरह इस तरह से पढ़ाई हुई। इसके बाद मैं फिर गुरु नानक स्कूल में भी गई, गुरु नानक कॉलेज में, और अपनी 8th तक की पढ़ाई मेरी वहाँ हुई, मिडिल क्लास का। और उसके बाद मेरा इंटरमीडिएट का मैंने आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, जो हमारे कानपुर का बड़ा प्रतिष्ठित कॉलेज है, वहाँ से मेरी शिक्षा हुई। और इसके बाद में मैं फिर क्राइस्ट कॉलेज, जो हमारे कानपुर का बहुत ही टॉप मोस्ट कॉलेज था, वहाँ पे एडमिशन बड़े मुश्किल हुआ करते थे। लेकिन एक सपना था मेरा कि मैं थोड़ा सा अपना एक्सपोजर चाहती थी, को एजुकेशन में पढ़ने का मेरा था, कि को एजुकेशन में पढ़ने से थोड़ा अपना विकास खुल के हो पाता है, हमारी हिचक जो होती है बातचीत करने की, वो दूर होती है। तो मैंने फिर क्राइस्ट कॉलेज से ही मेरी पूरी पढ़ाई हुई है, और वहीं से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। किस सब्जेक्ट से? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन में किया है, और ग्रेजुएशन में मेरे पास हालांकि इकोनॉमिक्स नहीं थी, क्योंकि मेरा पहले ये नहीं था कि मैं इस तरह के प्रोफेशनल, मेरी बैंकिंग सेक्टर में मुझे जाना है। बस ये था मुझे सर्विस करना है, मुझे घर में नहीं बैठना है। तो ग्रेजुएशन में मैंने इंग्लिश दोनों लिया हुआ था, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर था, और मेरे पास साइकोलॉजी थी। मुझे साइकोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट था। ये लगता था थोड़ा सा डॉक्टरेट बनने का टाइप सपना था, लेकिन वो बाई चांस नहीं पूरा हुआ। तो फिर मैंने अपनी दिशा बदली कि मुझे फिर उस समय बैंकिंग सेक्टर टॉप पे था, जिस समय मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। 1978 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। उस समय बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल लोगों के लिए सपना हुआ करता था। तो फिर मैंने फिर इसी को, जैसे लगता था कि जितना कठिन हम लक्ष्य अपना बनाएंगे, तो उसे प्राप्त जब होता है तो बहुत खुशी होती है। जिस तरह मैंने बैंकिंग को ही, जब मैं डॉक्टर बनने का मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, मैंने फिर बैंकिंग सेक्टर किया। तो मैंने क्राइस्ट कॉलेज से मैंने पढ़ा है। बहुत बहुत बढ़िया बात है। क्राइस्ट कॉलेज तो इस शहर का बहुत जाना माना कॉलेज है, और बहुत बड़ी बड़ी जो विभूतियाँ हुई हैं वो क्राइस्ट कॉलेज से हुई है। फिर आपने लिखना हिंदी में रुचि कहाँ से हो गई, हिंदी लेखन में कहाँ से आ गई? अब ये पता नहीं मावाणी की कृपा रही, अन्यथा मेरी पढ़ाई तो इंग्लिश मीडियम से हुई है, क्योंकि मेरा पूरा मेरे सब्जेक्ट्स भी इंग्लिश रहे। साइकोलॉजी में पूरा इंग्लिश ही रहता है, और इकोनॉमिक्स भी मेरा इंग्लिश मीडियम से ही हुआ है। लेकिन मुझे कुछ साहित्य में मुझे रुचि थी। मैं जब पढ़ती थी तो जब हिंदी सब्जेक्ट हुआ करता था, 8th क्लास तक हिंदी होती हमारे पास, और फिर हाई स्कूल में भी हिंदी थी। तो उसमें जैसे अपने कवि होते हैं, ये जयशंकर प्रसाद जी हैं, शरण गुप्त जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, और इन लोगों की कविताएं जब मैं पढ़ती थी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ये हमारे सब्जेक्ट में थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मेरे अंतर्मन में कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य के प्रति एक बीज अंकुरित हो रहा था। और फिर जब पढ़ाई के बाद मेरा बैंकिंग सेक्टर में सिलेक्शन हो गया, तो भी इच्छा मेरी दबी रही। लेकिन मैं कभी कभी लिखा करती थी, मैं कभी 2-4 पंक्तियां मन में आ जाती थी तो लिखती थी, लेकिन मेरी हिंदी भाषा इतनी सशक्त नहीं थी। लेकिन रिटायरमेंट के बाद में मैंने अपना वो जो एक बीज था उसको मैंने अंकुरित किया, और मैंने हिंदी साहित्य बहुत पढ़ा।
और बहुत उसमें उसका अध्ययन किया। ये जो साहित्यिक कमाई है, साहित्यिक यात्रा है, ये रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद ही ये यात्रा मिली है। ये मेरा जीवन का तीसरा थर्ड जो है स्टेप है, हमारी लाइफ का तीसरा। कानपुर के कवि हैं फैजुल हसन साहब लिखते हैं कि तीर अंधेरे में यूं ही नहीं चलाया है और हमने भी आंधियों में चिराग जलाया। तो ये बिल्कुल सही है। आपने जो है वो कुछ आपकी जो मेन स्ट्रीम थी कुछ थी और आप इधर साहित्य में आई, और आज देखिए कि जो मेन धारा नहीं थी, मैंने जो बैंकिंग में धारा नहीं थी, जो ग्रेजुएशन में धारा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमको पसंद था वो आज मेन धारा में है आपके जीवन में। मित्रों, मैं अपने जो हमारे दर्शक हैं, जो शिक्षार्थी हैं, मैं उनसे हमेशा ही कहता हूँ कि जो आपको पसंद हो वो अगर आप करेंगे तो आपकी सफलता कहीं ज़्यादा तेज होगी। चलिए, तो ये आपकी काव्य यात्रा थी, मैंने जो आपसे सुना। संस्था के बारे में कुछ बात करते हैं, लेकिन इससे पहले सोचते हैं कि आपकी जो प्रारंभिक दौर की कविताएं थी या जो आपको पसंदीदा कविताएं जो आपकी थी उनमें से एक चंद रचना हो जाए। जी, मैं परिचय की चार पंक्तियां। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। गीत कविता के छलकते सिंधु की एक बूंद हूँ बस। गीत कविता के छलकते सिंधु की एक बूंद हूँ बस। धार निर्झर व्योम से झरती धरा पर गूंजूं बस। स्वर व्यंजन मात्रा शब्द शक्तियाँ, स्वर व्यंजन मात्रा शब्द शक्तियाँ, अभिधा विव्यंजना लक्षणा। स्वर व्यंजन मात्रा शब्द शक्तियाँ, रस अलंकार संग संयोजन, शब्दों में पिरोया है इनको, भावों को पिरोया है इनमें। कविता संसार का बिंदु बस, कविता संसार का बिंदु बस। ये मेरा परिचय है। बहुत 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 सुंदर है, बहुत अच्छा है। और मित्रों, कई बार पूरी किताब खोलने की जरूरत नहीं होती है, कवर देख के ही मालूम कर लेते हैं कि किताब में क्या लिखा होगा। ये आपकी जो परिचयात्मक पंक्तियां हैं बिल्कुल वैसे ही हैं। मैं दर्शकों ने बहुत कुछ जाना भी और बहुत उत्सुकता होगी आगे जानने की भी। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि कई बार गर्मी के दिन बड़े होते हैं लेकिन जिंदगी के लिए वो दिन छोटे होते हैं। तो आपका जो परिचय है वो इतना विस्तृत है, आपका जो लेखन है वो इतना विस्तृत है कि शायद एक एपिसोड में संभव नहीं हो पाएगा, नहीं संभव हो सकता है। मैं पुनः और पुनः जब तक हम पूरी तरह से आपका परिचय अपने दर्शकों को नहीं दे देंगे तब तक कई एपिसोड में आपको हम कोशिश करेंगे कि आप आए हमारे स्टूडियो में। आपको बहुत स्वागत रहेगा। मेरा सौभाग्य होगा। चलिए, मैं आगे चलता हूँ और जहाँ आपने एक और सवाल पूछ लेता हूँ इसी लगे यहाँ कि आपकी कुछ किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। कितनी किताबें अभी तक प्रकाशित हुई हैं या प्रकाशित हैं क्या? देखिए, मैंने जब मैं रिटायर नहीं हुई थी उसी समय मैंने एक अपना एक संकल्प कर लिया था, एक दृढ़ निश्चय कर लिया था। मैंने किसी को बताई नहीं थी, अपना एक लक्ष्य नहीं बताया था मैं क्या करूँगी, लेकिन मैंने सोच रखा था कि मुझे साहित्य में जाना है। क्योंकि मैंने जो बड़े बड़े कवियों को सुना था, यद्यपि वो तो बहुत शीर्षस्थ थे, मूर्धन्य थे, हम लोग इतने कम यात्रा, क्योंकि मेरी यात्रा कम रही, मैंने बहुत पहले से नहीं लिखा है, 2017 से ही मैंने लिखना प्रारंभ किया है, तो इतना मूर्धन्य तो नहीं होना संभव था, लेकिन वो प्रेरणा स्रोत मेरे रहे। तो मैंने ऐसी छोटी छोटी रचनाएं जिनमें मुझे नहीं पता उनमें शिल्प क्या था या क्या शब्द था क्या था, बस मैं अपनी भावनाओं को शब्द देती रही और मैंने लिख लिख कर मैंने पहली किताब मेरी अनुभूति से अभिव्यक्ति तक मैंने निकाली। मैं चुप चुप के लिखती थी, रात रात भर जाग के लिखती थी कि घर वाले ये ना समझें ये क्या हो रहा है। तो मैं ऐसे लिख लिख के जल्दी जल्दी उनको मैंने तराशा भी नहीं, उन कविताओं को किसी को दिखाया भी नहीं। मैंने यूं ही जो भी हमसे बल पड़ा अपनी भावनाओं को शब्दों में, जैसे जिसका शीर्षक भी मैंने इसीलिए ही रखा था कि अनुभूति से अभिव्यक्ति तक। जो मैं अनुभूति थी मेरी वो अभिव्यक्ति थी, वो पुस्तक मैंने प्रकाशित कराई। बस वो प्रकाशन तो क्या था, मेरा जस्ट साहित्य क्षेत्र में प्रवेश पदार्थ। मैंने ये सबको मैं बता देना चाहती थी कि ये मेरा अगली यात्रा मेरी ये। तो वो मेरी पहली पुस्तक आई थी। इसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा, जब मैं बिल्कुल फ्री हो गई रिटायरमेंट के बाद में, तो मैंने फिर थोड़ा सा परिष्कृत वे में मैंने किसी को, लोगों को पढ़ के, लोगों को सुन करके, तो एक दूसरी मेरी पुस्तक कागज से छलकता सा, वो भी कविता संग्रह वो भी है, वो मेरा 2017 में है। लेकिन आज मैं स्वयं पढ़ती हूँ तो किताबें स्टेप बाय स्टेप थोड़ी मुझे परिष्कृत सी लगी स्वयं। और तीसरी मेरी पुस्तक अभी 2019 में मैंने उसका लोकार्पण कराया है, क्षितिज के उस पार, वो भी मेरा कविता संग्रह है। और अभी मैंने चौथी पुस्तक मैंने पूरी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ये राष्ट्रीय चेतना की कविताएं और सामाजिक चेतना की कविताएं
वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने राष्ट्रीय चेतना की सभी कविताओं को एक जगह करके और मैंने कभी एक पुस्तक मैंने अभी 2021 में उसका लोकार्पण कराया है 25 दिसंबर। वो उसको मैंने शीर्षक दिया है वंदे भारत। उसमें सभी रचनाएं अपने देश के लिए हैं, देश के सैनिकों के लिए हैं। 101 पुस्तकें हैं। तो इस तरह 4 पुस्तकें मेरी और 2 मेरे छोटे छोटे कविता संग्रह आ चुके हैं। हिमनद नाम से मेरा वो इंदौर से प्रकाशित हुआ था और एक मेरी पुस्तक और प्रकाशित हुई एक छोटा सा संग्रह था, वो भी इंदौर से ही प्रकाशित। इस तरह कुल मिला के 6 कविताएं हैं और अभी ये 6 पुस्तकें मेरी प्रकाशित और अभी निरंतर लेखन करती रहती हूँ। तो जब हो जाती है तो पुस्तक का रूप दे देती हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। मैंने इस प्रश्न को इसलिए छेड़ा भी, इसलिए उठाया इस मंच में कि जो प्रश्न मैं अगली बार करने जा रहा था संस्थान के बारे में, तो मुझे लगा कि मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊं कि व्यस्तता के बावजूद किसी एक काम को और बढ़ा लेना ये एक काबिले तारीफ बात होती है। कविता लिखना, कविता पढ़ना, कविता याद करना, उनमें चीज़ों को ठीक करना, उसके बाद 5-5, 6-6 जो आपकी किताबें को लेके आना, इसके बावजूद हम कवि हैं तो हम भी इंसान हैं, हमारी भी अपनी निजी चिंताएं होती हैं, निजी जिंदगी होती है, निजी समाज होता है। अब इतना सब करने में ही पूरे 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। तो मैं आदरणीय कुसुम सिंह जी से, जो कि हमारे बीच में उपस्थित है, इनसे पूछना चाहता हूँ कि फिर वो संस्था के लिए आपने कैसे सोचा, क्या समय निकाला? और आपने बात कही थी कि एक संकल्प हमने लिया कि हम साहित्य की डगर में आएंगे, साहित्य की राह चलेंगे और उस राह पे आप चलते हुए 2017 से 2022 तक आपने 6 रच डाली, आपने किताब निकाल डाली। ये वाकई बड़ी काबिल तारीफ बात है। तो ऐसे में वो जो आपने कहा ना संकल्प, और जो आपकी संस्था का नाम है श्री सत्य संदेश एक संकल्प, तो इन दोनों का जो तारतम्य है और जो संस्था की शुरुआत है, इसके बारे में बताएंगे तो हमारे कार्यक्रम का आज का जो मुख्य तत्व है वो यहाँ से होता है। जी, संस्था का ऐसे ही मेरे मन में एक विचार आया कि मैं मतलब कुछ मैं करूं, अपने एक ऐसी संस्था बनाऊं जिसमें मैं स्वतंत्र रूप से कुछ कर सकूं। इसके पहले मुझे आगमन संस्था का कानपुर का अध्यक्ष बनाया गया। मैं उसकी उस बैनर पे मैंने बहुत कार्यक्रम किए कराए, लेकिन उसमें क्या मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ मतलब दूसरे का एक उसके अनुसार चलना पड़ता है, तो संस्था के नियम होते हैं। तो मुझे मन में आया कि मैं अपनी एक संस्था क्यों ना बनाऊं। यूं ही अपने अंदर मैं अपनी ये सब योजनाएं किसी से साझा नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था पता नहीं कोई सहयोग करेगा नहीं करेगा। तो मेरे मन में यूं ही अंतर मन ने कहा कि एक संस्था बनाते हैं। तो मैंने अपने माता पिता की मेरी जो श्री सत्य संदेश है, इसमें मेरे माता पिता का नाम है और जी सुंदर सिंह मेरे पिताजी का नाम था। और मेरे पिता का मेरे जीवन में बहुत प्रभाव रहा है। मैं अपने पिता के काफ़ी करीब रही हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा और कैरियर में मेरे पिता का ही बहुत योगदान था। और माता मेरी बहुत ही सरल सहज घरेलू गृहिणी थी, तो उनका सहयोग भी रहता था, लेकिन पिताजी मुझे प्रोत्साहन देते रहते थे। जी बिल्कुल, मेरी माता जी का नाम देशपति था और पिताजी का नाम सुंदर सिंह था। तो संदेश नहीं बन रहा था, उसका कुछ अर्थ नहीं था। जी, तो संदेश कर दिया मैंने कि एक इसका संदेश भी जाएगा और श्री मैंने सम्मानजनक सूचक लगा दिया। और एक मैंने मेरा एक संकल्प है कि मैं कुछ कर सकूं इस दुनिया से जब जाऊं, तो कुछ कहीं हो कि मैं कुछ करके गई, जीवन थोड़ा सा सार्थक लगे। ये सोच के मैंने ये संस्था का मैंने नामकरण स्वयं किया। मैंने किसी से मैंने साझा नहीं किया, अपनी योजना कोई मैं साझा नहीं करती थी। मैं अपने अंतर्मन से ही जो मेरी आत्मा कहती है करती हूँ। फिर इसको मैंने पंजीकृत, मैंने ये संस्था बनाई थी इसका लोकार्पण मैंने 2018 25 दिसंबर 2018 को मैंने ये संस्था का उद्घाटन किया था। और ये उद्घाटन मेरा दिल्ली से आए थे डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, देश का बहुत बड़ा नाम है गीतों और गजलों के उसमें। और एक उनकी कवित्री थी, उनकी पत्नी है, वो बहुत बड़ी नामचीन कवित्री हैं डॉक्टर ममता किरण। वो किसी दोनों पति पत्नी किसी परिचय के मोहताज नहीं है और उन दोनों के हाथों से इस संस्था का मेरी लोकार्पण हुआ था। तो तब से लेकर माता पिता का आशीर्वाद है और हमारे सब आप जैसे साहित्यिक परिवार का हमारे साथ शुभकामनाएं रहती हैं। बहुत सुंदर। ऐसे नामचीन हस्तियों के द्वारा जब किसी संस्था का लोकार्पण होता है तो संस्था जाहिर सी बात है कि क्षेत्र और शहर की सीमाओं से उठकर समस्त देश में प्रचलित होती है। एक बहुत ही अच्छी बात और भी हुई जो आपने कहा कि मैंने संस्था खाली अपने लिए नहीं बल्कि नगर के जो साहित्यिक बंधु बांधव हैं उन सब के लिए, जो साहित्यिक परिवार है उन सबके लिए उन सबको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए आपने इस संस्था को तैयार किया। ये वाकई एक बहुत ही अच्छी बात है।
और आपके समाजसेवी होने का भी एक प्रत्यक्षम की प्रमाण वाली हाल है, ये प्रमाण भी है। खैर इसके अतिरिक्त, इस बात के अतिरिक्त भी हर संस्था का एक औपचारिक उद्देश्य तो होता ही है। कुछ गतिविधियाँ साहित्य के अतिरिक्त भी होती हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि संस्था तो एक माँ की तरह होती है जो जिसका उद्देश्य खाली बच्चों पर प्यार बटाना होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि संस्था का जो बेसिक उद्देश्य है या बेसिक गतिविधियाँ हैं, इन 2-3 सालों में संस्था के गठन के बाद आप किन किन तरह के प्रोग्राम या गतिविधियों में संलिप्त रहे, जरा इसको बताइए। जी, संस्था मेरी जब 2018 में इसका लोकार्पण हुआ तो इसके बाद मैं फिर निरंतर 3 या 4 महीने में साहित्यिक गतिविधियां मैं इस पे आयोजित कराती रहती, क्योंकि साहित्य से मेरा बहुत ही अनुराग रहा, साहित्य से मेरा लगाव रहा। तो मुझे लगा कि मैं एक अपना प्लेटफॉर्म बनाऊं जिस पर कि मैं कुछ अपने तरीके से भी कर सकूं। तो इस तरह से मैंने साहित्यिक गतिविधियां मैंने की, और जिसमें मैंने अपने जो उभरते हुए हमारे नवोदित कलाकार हैं जो कि हमारी इस साहित्यिक यात्रा को आगे तक ले जाएंगे, तो उनको मैंने इससे जोड़ा और उनको मैं अपनी संस्था से जोड़ करके उनको अवसर देती हूँ, प्लेटफॉर्म देती हूँ कि वो अपनी प्रतिभा उनकी सामने उभर के आए सामने। और इसके साथ साथ मैं शैक्षिक संगोष्ठियाँ भी मैं इस पर आयोजित करती रहती हूँ। किसी विषय पर, कोई ज्वलंत विषय हुआ या कोई ऐसा विषय हुआ जिस पर कि सबके विचार आ जाए, तो ये कहीं ना कहीं से रिजल्ट सामने आता है, परिणाम सामने निकल कर आता है। तो इस तरह की संगोष्ठियाँ भी मैं कराती हूँ। बस ये मेरा उद्देश्य है कि एक हमारा जो हिंदी भाषा का भी प्रचार प्रसार एक मन में रहता है, और दूसरा जो हमारा साहित्यिक जो क्षेत्र है वो भी थोड़ा सा आगे निकल के आए, और लोगों के अंदर की जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, जो लोग अभिव्यक्त करने में कभी संकोच कर जाते हैं, तो एक मैंने इस संस्था के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके मैं लोगों को आमंत्रित करती हूँ, और कार्यक्रम और अभी कोरोना पीरियड में ऑनलाइन रहे और अदरवाइज ये सब वास्तविक कार्यक्रम। बिल्कुल सोशल मीडिया की बिल्कुल आपके साथ संवेदनाएं भी हैं और आपको शुभेच्छाएं भी हैं कि आपकी सफलता में कोई भी गतिविधि उपलब्ध होएगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। शीतल वाजपेयी जी कहती हैं, हम की 2 लाइनें याद आ रही हैं, कहती हैं कि ये माना कि तब है अंधेरा घना है मगर जीत की पूरी संभावना है। तो किसी काम को शुरुआत किया है, डगर लंबी है लेकिन उसकी मंजिल अप्राप्य है, ऐसा नहीं, तो आप निश्चित रूप से अपनी मंजिल तक प्राप्त होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपकी एक और काव्य रचना कुछ हम आपके मुख से सुनते हैं ताकि हमारे दर्शक भी जान सकें हिंदी की जो यात्रा है काव्य यात्रा। जी बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रीय चेतना पर मेरी लेखनी अधिक चली है, मुझे अच्छा लगता है राष्ट्रीय चेतना पर लिखना, तो उस पर मैं 4 पंक्तियां लिखती हूँ। क्यों, किस तरह हमारे अंदर ये इस तरह की भावना। जब देश की सीमा पर हलचल पल पल रणभेरी बजती है, दुश्मन की घातें चलती हैं, प्रतिशोधी ज्वाला जलती है, जूझ रहे हो अपने सैनिक, प्राणों की बड़ी चलती है, तब राष्ट्र चेतना मुखरित हो ओजस्वी स्वर्ग ढलती है, तब राष्ट्र चेतना मुखरित हो ओजस्वी स्वर्ग ढलती है। ये पंक्तियां मेरी प्रेरणा स्रोत रहती हैं कि मेरी लेखनी अपने देश के लिए, अपने देश के सैनिकों के लिए चलती है। तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग सामान्य नागरिक हैं, मन में होता है कि हम भी देश के लिए कुछ करें। एक सैनिक होने का हमें अधिकार नहीं प्राप्त है, हमारा वो क्षेत्र नहीं है कि हम सीमा पर जाकर गोली बारूद करें, दुश्मन का सामना करें, अपने सैनिकों के कंधे से कंधा मिलाकर हम अपने दुश्मन से युद्ध करें। तो हम कलमकार हैं, तो लेखनी के माध्यम से ही हम लिखते हैं, और उसी माध्यम से, उसी अपने लेखन के माध्यम से ही अपने सैनिकों को अपनी भावनाएं, अपनी प्रेरणा, अपनी आशीर्वाद और अपने सभी शुभकामनाएं उनको हम प्रेषित करते रहते हैं। तो ये मेरी 4 पंक्तियां मेरे लिए प्रेरणा स्रोत होती हैं कि मैं इस पर इसी के माध्यम से मैं अपने देश और देश के सैनिकों को मैं कुछ कर सकूं। मतलब मुझे लगता है जब मैं लिखती हूँ ये अपना ओजस्वी कलम जब मेरी चलती है, तो मुझे लगता है सीमा पर ना सही लेकिन समाज में रहकर ही मैं कुछ कर पा रही हूँ, जिससे हमारे सैनिक कुछ उनको शुभकामनाएं उन तक पहुँच रही है, और हमारा समाज में जो ऐसे हमारी युवा पीढ़ी है, युवा शक्ति है, उसके अंदर भी एक राष्ट्र चेतना की भावना जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मित्रों, मेरी 4 लाइनें हैं, मैं आपको आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि कलम जो है वो कलम तलवार से किसी भी कीमत पे कम नहीं है, और कलम जो कर सकती है वो बहुत कुछ कर सकती है। कहता हूँ कि शक्ति एक तलवार में और शक्ति एक पतवार में
ग्रह अगर शुद्ध अगर ग्रह करना हो तो शक्ति भी बंधन वार में, डर तुम में डर चेतन का हो, मत भटको अवचेतन में, गहो लेखनी कर में अपने, कूद पड़ो अंगार में, और शक्ति धर खुद बन जाओ कर्मों की इस रात में, शक्ति एक तलवार में। तो वो जो आपने बात कही कि पहले युद्ध नहीं था, पहले जो प्रतिद्वंद था वो कागजों का था, वो कलमों का था। जब कलम की क्रांति हुई तब फिर जो है वो और भौतिक क्रांतियों ने जन्म लिया। तो हम आपको बहुत बधाई देते हैं। और ये जो आपके राष्ट्रीय चेतना के स्वर हैं, जो राष्ट्रीय चेतना के गीत हैं, ये हमारे युवाओं को अंदर से झकझोर देंगे कि अभी तो श्रृंगार में वक्त बाकी है, अभी तो कुछ देश के लिए भी करना है। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात हो रही है, बहुत ही बढ़िया बातचीत हो रही है। हमारे दर्शकों के मन में भी कुछ प्रश्न होंगे। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको कभी लगेगा कि हमको और कुछ जानना चाहिए इस संस्थान के बारे में, डॉक्टर कुसुम सिंह के बारे में व्यक्तिगत, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में सूचित करेंगे। हम आपको फिर से लेकर आएंगे अपने इस मंच में। आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कि अब ये जो संस्था है बन गई है और आपने लगातार कार्यक्रम किया है। कोरोना काल में जब लोग अपने अपने घरों में दुबक गए थे, थोड़ी सी नकारात्मकता हो गई थी, तब आपने काम को और अच्छे से शुरू किया और लोगों को जोड़ा। कानपुर पहले हमारी परिसीमा थी और अब हमारी परिसीमा देश और जो है भूमंडल हो गया, क्योंकि अब जो कोरोना काल है उसने जो डिजिटलाइजेशन हुआ उसने देश की सीमाओं को घटा दिया, दुनिया कम कर दी और दुनिया भी कम कर दी। तो ऐसे में आप जो संस्था के आगामी उद्देश्य, क्योंकि अब तो कोरोना भी लगभग खत्म हो गया और हम अपने जीवन के जो सामान्य पलों में, सामान्य क्षणों में जा रहे हैं, भौतिक रूप से फिर से मेरी मुलाकात होगी, तो मैं ऐसे में आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जो संस्थान की आगामी योजनाएं हैं वो क्या? बस ये जो मैंने यात्रा जो शुरू की है, जो एक संकल्प लेके मैं चली हूँ, मैंने संस्था के साथ एक संकल्प इसलिए जोड़ा है कि मेरे अंदर एक संकल्प है। मैं इस संस्था के माध्यम से, एक प्लेटफॉर्म होता है तो राहें कुछ आसान हो जाती हैं। तो इस संस्था के माध्यम से मैं समाज में साहित्य और हिंदी भाषा के को लेकर मैं जागृति समाज में पैदा होगी और लोग इससे जुड़ते जाएंगे। और इतने कार्यक्रम मैं सोचती हूँ, इतने कार्यक्रम इससे मैं कराती रहूँ जिससे लोगों को लगे कि इसके माध्यम से हम अपनी बात कह सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म होता है तो लोगों को बात कहने में आसानी रहती है। तो आगे भी मेरी यही योजना है कि अब ये ऑनलाइन कार्यक्रम, तो इससे हम सबको इसने अंतर्राष्ट्रीय बना दिया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बना दिया है। तो जो हम लोग वास्तविक कार्यक्रमों से इतना इसका प्रचार प्रसार नहीं होता है, ये जो वर्चुअल दुनिया से इसका प्रचार प्रसार बहुत हुआ है। पूरे देश से लोग जुड़े हैं, देश या विदेश से भी लोग जुड़े हैं। तो एक अपने को लगता है कि इस संस्था के माध्यम से मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि जैसे कहते हैं कि कुछ करने के लिए एक धरातल होना चाहिए, एक कोई आधार होना चाहिए। और तो ये मैंने एक आधार अपना बनाया है। इसके माध्यम से समाज में जागृति, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, राष्ट्रीय चेतना के क्षेत्र में, मतलब पूरा जहाँ तक मेरा प्रयास होगा कोई क्षेत्र ऐसा अछूता न हो, इस तरह का मेरा ऐसा प्रयास है। नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी संकल्पना भी है। तो उद्देश्य जब अच्छा होता है तो उसकी सफलता में कोई संशय नहीं होता है, फिर वो सफल तो होना ही है। खैर, एक अनुभव की बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप कोरोना से पहले भौतिक में भी जो है आपने बहुत सारे कार्यक्रम किए और कर रही हैं लगातार। आप मुझे बताया आप कल भी लखनऊ से कार्यक्रम करके आए हैं, आज भी आपके शाम के जो है वो कार्यक्रम लगे हैं ऑनलाइन। इस बीच ऑनलाइन का बहुत सारा काम आपने किया। तो भौतिक में जब हम समझते थे कि जो क्वालिटेटिव लोग ही आ पा रहे थे, कई बार मैं इस बात को थोड़ा और परिष्कृत करता हूँ कि कुछ विज्ञ लोग ही आ रहे थे, ऐसे भी कह सकते हैं, या कुछ खास लोग ही आ पा रहे थे। अब जब कोरोना काल आया, डिजिटल की दुनिया हुई, तो जैसे आपने कहा कि एक धरातल चाहिए, तो सबको फेसबुक और यूट्यूब का एक धरातल मिल गया और किसी ने किसी की कोई खास परवाह नहीं करी। जिसने भी देखी वो एक चैनल या अपने आप को लाइव लाया अपने पेज पे और जो है अपनी कविता पे। क्या आपको लगता है कि क्वालिटी बड़ी, मतलब परिचय तो बढ़ा, ये तो मैं मानता हूँ, दुनिया छोटी हो गई, ये भी मैं सहमत हूँ, पर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या क्वालिटी में कहीं गिरावट आई है? क्या अनुभव है? देखिए, मेरा जो अनुभव है वो ये है कि क्वालिटी, अगर हम क्वालिटी तो धीरे धीरे करके क्वालिटी आती है।
कोई भी बच्चा या कोई भी युवा जब किसी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी प्रारंभिक स्थिति में क्वालिटी हम अगर देखेंगे तो उसको आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं मिलेगा। तो जब नवोदित है, कई हमारे अंकुरित हमारे जो बच्चे हैं जो जिनके अंदर बहुत प्रतिभा है, तो उसमें हम क्वालिटी नहीं देखें, हमें उसे तराशना है। जब देख देख कर जब वो सुनता है, जब ये हमारे वर्चुअल कार्यक्रम हो रहे हैं आवासीय दुनिया के, तो वो लोगों को सुनता है तो धीरे धीरे वो जो है उसको आगे बढ़ाता है। तो बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति में तो क्वालिटी नहीं आती, क्वालिटी धीरे धीरे ही डेवलप होती है। हम लोग के अंदर भी क्वालिटी, किसी भी व्यक्ति में क्वालिटी धीरे धीरे डेवलप होती है। तो मैं समझती हूँ क्वालिटी की गिरावट तो मैं नहीं कह सकती हूँ, उसको एक अवसर मिल रहा है। धीरे धीरे वो तराश जैसे पत्थर है, वो जब तराशा जाता है तो वो बिल्कुल नगीना बन जाता है। तो ये जो हमारे नवोदित हैं, अगर हम सोचे बिल्कुल हमें पका पकाया मिल जाएगा तो वो नहीं होता है। क्या बात है, मैं बहुत तालियों से आपका स्वागत करता हूँ। शंकर सैन जी कहते हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, और अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो ये जो बात है, ये जो पंक्ति है, ये आपकी इसी उत्तर की, मैं इसी उत्तर की भी आशा में था कि दीदी का उत्तर कुछ कैसा होगा। तो आपने आदरणीय कुसुम जी ने कहा कि नहीं, पहले तो चीजों को आगे निकल के आने दीजिए। देखिए, दो बातें मैंने कही थी कि कोरोना से पहले जब भौतिक था तो कुछ खास लोगों को मंच मिल पाता था, लोग प्रबुद्धता पे ही यकीन रखते थे, तो बहुत सारे लोग आगे आने की कोशिश में कहीं पीछे गुम हो जाते थे, भीड़ में गुम हो जाते थे। लेकिन जब कोरोना या डिजिटल युग में बात आगे बढ़ी तो उन तमाम लोगों को भी अपनी बात कहने का अवसर मिला। और सबसे बड़ी बात एक चीज हुई कि संकोच दूर हो गया। खराब और अच्छा तो हम तब तलाशेंगे जब हमारे मन का कई बार लोग होता है हम कह दे और आज सामने वाले को कैसा लगे, सामने वाले को अच्छा लगे कि ना लगे, तो इस डर से हमारी अच्छी अभिव्यक्ति भी आगे नहीं निकल के आ रही। तो आपने जो ये बात कही कि नहीं, अवसर मिलना चाहिए, अवसर मिलेगी तो मस्ते 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 जो है चीजें ठीक हो जाएगी। बहुत ही अच्छी बात है। आपके इस मंच से लोगों को निश्चित रूप से बहुत ही संबल मिलेगा, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा आगे बढ़ने में। ऐसी जो है वो एक अवसर तो मिलना ही है। एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जब कोई नवोदित हम जैसे लोग जो रचना से जुड़ रहे हैं वो संस्था से जुड़ना चाहें तो किस तरह जुड़ सकते हैं? जुड़ने के लिए तो ये है कि अब संस्थाओं का जब लोकार्पण हो जाता है, जब संस्थाएं लोक की हो जाती हैं, तो इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं रहता है कि ना रहना चाहिए। कुछ लोग अगर बनाते हैं तो वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये सब पब्लिक प्लेटफॉर्म होते हैं, लोग आते हैं, अपनी अभिव्यक्ति देते हैं और यही जुड़ाव है। अगर जिसका अपना साहित्य में रुझान है तो वो जुड़ जाएगा, वो प्लेटफॉर्म है उसको तो वो जुड़े, सबका स्वागत रहता है। मेरा तो यही विचार रहता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने इस बात को अच्छा कि इस तरह से कहा। संस्था लोकार्पित हो चुकी है मित्रों, और संस्था आपकी हो चुकी है, संस्था मेरी हो चुकी है। तो मैंने अपना एडमिशन के लिए राजिया डाल दिया है, मैंने एडमिशन के जो है वो आवेदन डाल दिया है। पहला शिक्षार्थी मैं ले लिया, जल्दी ही आप मुझे देखेंगे। तो ऐसे ही आप ये अधिकार पूर्वक जो हमारी बड़ी बहन है कुसुम लता जी, आपसे कहिए और आप आपसे जुड़ सकते हैं, आप अपनी रचनाओं को तैयार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो ये बंदिश थी कि तुम अगर मात्रा भार के साथ कविता रचना कर सकते हो तो ही आओ, ये वाली जो बंदिश है वो यहाँ नहीं है। तो आप जो हैं, जिस रूप में हैं, अगर आप अच्छी सी मिट्टी हैं तो वो कुम्हार की तरह बैठी हुई है, आपसे मूर्ति को बना लेगी, है ना। मैंने यही बात तो कही, आपके मन की यही बात है कि आप तो बस वो मिट्टी बन जाओ, मूर्ति बनाने का काम आप छोड़ दो, मूर्ति वो आपको बना देगी। तो हर नए आगंतुक बच्चे का, हर नए नवागंतुक का, हर नए रचनाकार का श्री सत्य संदेश एक संकल्प, जिसकी संचालिका, जिसकी जो संस्थापिका डॉक्टर कुसुम सिंह अभिचंद जी हैं, वो आपका स्वागत करती हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इससे पहले एक जो है छोटी सी कुछ पंक्तियां और आपसे सुनना चाहता हूँ। जी मैं कुछ पंक्तियां चार संवेदना की। अमीय कलश में गरल भरा, जीवन में हुआ भरम। अमीय कलश में गरल भरा, जीवन में हुआ भरम। ज्ञात नहीं था मुझको छल का इतना सरल नियम। क्या बात, वाह। परिस्थितियां कुछ भिन्न हुई, कुछ
कुछ वैसी बनी रही, स्मृतियों के द्वार वेदना ने ले लिया जन्म। अरे वाह, बहुत सुंदर। कहते हैं जब मन में कोई भावना कुछ भी कोई कहते हैं वियोगी होगा, पहला कभी यहाँ से निकला होगा ज्ञान, तो ये वियोग या ये आह किसी भी तरह की हो सकती है। आवश्यक नहीं है कि वो श्रृंगार की हो। हमारे देश के प्रति हमारे अंदर कुछ पीड़ा हो सकती है, हमारे परिवार के प्रति पीड़ा हो सकती है, हमारे समाज के प्रति पीड़ा हो सकती है, और हमारी भावनाएं भी कभी कभी आहत हो जाती हैं, वो भी पीड़ा हो सकती है। तो कोई ना कोई भावना होती है किसी भी कवि या रचनाकार के लिए, अंदर कुछ ना कुछ भावना जो उसको लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इसी तरह की मेरी ये पंक्तियां हैं कि इस तरह की पीड़ाएं हैं वही लिखने को प्रेरित करती हैं। तो ये मैंने एक भावपूर्ण मैंने 4 पंक्तियां लिखी, संवेदना की पंक्तियां। मित्रों, हमीद कारकुनी जी कहते हैं कि सब रहे मिलजुल, सभी को दर्द से छुट्टी मिले। सब रहे मिलजुल, सभी को दर्द से छुट्टी मिले, इस तरह का अब यहाँ दस्तूर होना चाहिए। तो ये जो श्री सत्य संदेश एक संकल्प संस्था है, उसकी संचालिका महोदया हमारे साथ बैठी हुई है, उनका भी यही संकल्प है कि सब मिलजुल कर रहें, सारे देश में समानता रहे, सारे देश में एका रहे, विश्व कल्याण की भावना हो। और जब विश्व कल्याण की भावना जिस हृदय में होगी वो निश्चित रूप से कवि होगा, कलम का पुजारी होगा, क्योंकि जो कलम का पुजारी है वो ही अपने भाव से इस समस्त विश्व की शांति की संकल्पना कर सकता है। मैं आपका अपने चैनल में पुनः स्वागत करता हूँ, बड़ी खुशी दर्शाता हूँ, बड़ी मतलब भावपूर्ण तरीके से आपका जो है वो अभिवादन करता हूँ कि आप आई, अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। और हमारे दर्शकों के बीच भी यदि कोई इस तरह का सिटी प्राइड है, कोई संस्था है, कोई व्यक्तित्व है, कोई रचनाकार है आपके हृदय में, तो आप स्वच्छ दुनिया को लिखें, आगे आए, ताकि हम भी आपको अपने मंच से समाज के समक्ष आपका जो साक्षात दर्शन है वो करवा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और अगले कार्यक्रम में एक नए अतिथि के साथ मिलने का वायदा करता हूँ। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.